हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट का उद्देश्य एक ही है, अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि अब आपके पास आ गया है आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक बेहतर टीम जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से क्या करेगी, गाइडेंस करेगी। बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक अच्छा लक्ष्य की ओर, एक अच्छे बेहतर भविष्य की ओर पढ़ने में आपको सफलता दिलाएगी। यहाँ पे आपको बेहतर लेक्चर आपको मिलने वाला है, साथ में आपको डेली चैप्टर बाय नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाता है, वो भी निःशुल्क। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। इस चैनल से आप लोग जुड़ कर रहें ताकि आने वाले भविष्य में आपकी सफलता की ओर आपके पहुंचाया जा सके, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने किसी को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन सभी बच्चों को हम अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़वा सकें, जो कोई ना कोई भविष्य में अपने आगे बढ़ने का एक लक्ष्य तय किए हैं, जो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं लेकिन उसको करने में असमर्थ हैं। उन सभी बच्चों के लिए यह आइकॉनिक स्टूडेंट्स हमेशा तत्पर है, हमेशा उनके लिए कुछ करने का सोच रखता है। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए तो अपने फैमिली फ्रेंड जो भी हैं उनको शेयर कीजिए, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि उनको भी क्या हो सके, यहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली लेक्चर मिल रहा है, हम पहले बता दिए हैं। डेली एक दिन भी आपका अब्सेंट नहीं होगा जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं करवाया जाए। साथ में आपको डेली चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाता है, हर रोज़ चैप्टर समाप्त होते ही आपको नोट्स दे दिया जाता है, सारे बच्चे को मिला है। तो प्लीज़ इस चैनल से आप लोग जुड़ कर रहे हैं, यहाँ सब कुछ आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। बस आपको यही करना है कि आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अगर बात करें तो आगे हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो था हमारा समाजवाद और साम्यवाद। इसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछले अध्याय में हम लोग देखे हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि समाजवाद और साम्यवाद है क्या, इसका हम लोग एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या देखें कि समाजवाद और समाज है क्या। समाजवाद विचारधारा की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात किए थे कल। उसके बाद हम लोग देखे थे कि चार्टिस्ट आंदोलन क्या थे तथा इस आंदोलन की क्या मांगे थी, इस पे हम लोग लेक्चर में बात किए हैं। प्रारंभिक समाजवादी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे, और प्रारंभिक समाजवादी में कौन कौन से समाजवाद आए उसके बारे में हम लोग बात किए, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महान विचारक, एक महान व्यक्ति के बारे में, जो कि कार्ल मार्क्स हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि कार्ल मार्क्स का यह विचारधारा क्या है, समाजवादी क्या है, पूंजीवादी क्या है, साम्यवाद क्या है। अगर आप पहले लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, ठीक है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पूंजीवादी का विरोध क्या सबसे पहले इन्होंने किया, तो पूंजीवादी का विरोध किया इन्होंने सबसे पहले। मार्क्स पूंजीवादी का कट्टर आलोचक और विरोधी था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, ठीक है ना। देखिए मार्क्स लिखा गया है, मार्क्स लिखाना चाहिए था, ठीक है, मार्क्स लिखाना चाहिए था। तो मार्क्स क्या कह रहे हैं कि मार्क्स पूंजीवादी का कट्टर आलोचक थे तथा विरोधी थे।
इसके अनुसार इस व्यवस्था से मजदूरों के श्रम का शोषण किया जा रहा था। और यह सच भी है कहीं ना कहीं। जब आप पूंजीवादी विचारधारा को पढ़ेंगे, जब समाजवादी विचारधारा को पढ़ेंगे, तब आप तुलना कर सकते हैं कि वास्तविक में कौन विचारधारा सही है। ठीक है, इसलिए इसका अंत जरूरी था। किसका? पूंजीपति का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है, ये भी एक विचारधारा है। इसके बारे में हम पूंजी वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार समाज में मुख्यतः दो वर्ग और श्रमिक वर्ग हैं। ठीक है, दो वर्ग हैं, एक पूंजी वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया नहीं है, आपको नोट्स मिलेगा। बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि सर हर जगह तो गलत है। जब नोट्स आपको देंगे तो हम सारे चीज़ को करेक्शन कर देंगे। हम नोट्स देने के लिए पहले एक बार खुद फिर से रीडिंग डालते हैं, उसके बाद हम आपको नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए। क्या कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूंजी, समझिए, पहला पूंजी वर्ग, ठीक है, दूसरा है क्या? श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग, ठीक है। इस दो भागों में विभाजित किया गया है। पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर होता है। पूंजीपति का जो स्वामित्व है उस किस पे होता है? तो उत्पादन के आधार पर होता है। पूंजीपति, जब आप पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, उसमें आप देखेंगे कि जो पूंजी वर्ग के लोग हैं उनको क्या है, तो उनको मांग के आधार पर क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। ठीक है, हम ये भी आपको बताए थे कि क्या होता है कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यही सब कारण था कि जब क्या होने लगा, पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ने लगा, दिन पर दिन समाज में और देश में क्या होने लगा, पूंजीपति का प्रभाव बढ़ने लगा और गरीब जनता गरीबी होती ही चली गई, अमीर लोग अमीर होते चले गए। इसी को देखते हुए सरकार ने, और कुछ महत्वपूर्ण विचारक थे जो हम लोग पिछले अध्याय में चैप्टर में पढ़े हैं और पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़े और अभी भी पढ़ रहे हैं, कि कुछ विचारक आए जिनको यह क्या दिखा कि यह समाज में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। उन्होंने समाजवाद का सिद्धांत लाया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात किए। आगे है जो पूंजीपति का श्रमिक उत्पादन के साधन पर होता था तथा श्रमिक वर्ग अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, क्या करा कि श्रमिक वर्ग जो मेहनती लोग थे, जो मतलब मिडिल क्लास लोग थे, वो अपने मेहनत को, अपने श्रम को बेचकर जीवन अपने क्या करते थे, चलाते थे। दोनों परस्पर एक दूसरे के पर आश्रित होते हुए परंतु पूंजीपति अधिक फायदा थे। क्या करा है कि दोनों वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या थे, आश्रित तो थे, परंतु फिर भी अधिक अमीर पूंजीपति हो रहे थे और गरीब श्रमिक वर्ग हो रहे थे। यह क्या कारण था? यह कारण था कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, यह इनके पास पैसा था, ठीक है, और श्रमिक वर्ग के पास क्या था? मेहनत था। बात को समझिएगा, ठीक है, समझना है आपको ज़रूरी। तो श्रमिक वर्ग जो मेहनत करते थे, तो मेहनत तो बेचारे करते थे, लेकिन इनका पैसा लगा हुआ था। तो जो पैसा लगा हुआ था वो इन सब क्या करते थे, अपना व्यापार कर कर, अपने मांग का उत्पादन का कर कर अपने आप को हासिल कर लेते थे। लेकिन श्रमिक वर्ग वहीं के वहीं थे, क्योंकि ये मेहनत करते थे और मेहनत के बदले उनको कम श्रम मिलता था। समझ गए ना बात को? आश्रित दोनों एक दूसरे पे थे। अगर श्रमिक वर्ग हड़ताल पे बैठ जाते तो पूंजीपति कुछ भी नहीं थे। यही कारण कहा जा रहा है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है क्या कि हितों की इसी टकराव के कारण संघर्ष होता है। यही वर्ग संघर्ष होता है। अब आता है क्रांति। हम आपको बताए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे थे पहला चैप्टर, तब आपको हम यह बात बताए थे कि क्रांति क्या है। तो क्रांति एक दिन में नहीं होती है। क्रांति कहीं ना कहीं क्या होती है, क्रांति कहीं ना कहीं बहुत दिनों के चीज़ों को परिवर्तन करने होती है। किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समूह के खिलाफ, किसी शासक के खिलाफ, किसी प्रशासक के खिलाफ
गुस्सा जनता में होता है, इसके खिलाफ जो गुस्सा बाहर निकलती है उसे हम क्रांति कहते हैं, बदलाव कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यह क्रांति को हम लोग समझते हैं। मार्क्स का विश्वास था कि धनी और निर्धन दोनों में समानता लाने का एक ही मार्ग है और वह है क्रांति। क्या है? कार्ल मार्क्स का क्या विचार था बाबू? कार्ल मार्क्स का विचार था कि धनी जो अमीर लोग हैं और निर्धन जिनके पास धन नहीं है, इन दोनों के पास समानता लाना मतलब इक्वलिटी, बराबरी, समानता लाने का एक ही उपाय है क्रांति करना। कोई दिक्कत? क्रांति के पश्चात धनी वर्ग नष्ट हो जाएंगे और उत्पादनों के साधनों पर श्रमिक का अधिकार हो जाएगा। यह सब किनका मानना था बाबू? कार्ल मार्क्स का मानना था। अभी हम कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। अतः अपने घोषणा पत्र में उन्होंने संसार के सभी मजदूरों से अपील की कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यह पूछा गया था जब हम बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे, तो यह पूछा गया था कि ये किसका कथन है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो वहाँ पे याद रखिएगा, ये काफ़ी साल पुराना है, तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन दोहराया जा भी सकता है। तो ऐसे ऐसे बातों को याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना बात को? पूछ देगा आपसे कि विश्व का मजदूरों एक हो जाओ, ये किसका कथन है, तो आप वहाँ पे बिना सोचे समझे, बिना घबराए डायरेक्ट टिक मारेंगे, यह कार्ल मार्क्स का कथन है। कोई समस्या? तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है। तुम्हें क्या करना है? पूंजीवाद का नाश करना है। कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हें पूंजीवाद को नाश करना है। तुम्हारे पास खाने के लिए अभोग तथा कष्टों के सिवाय कुछ नहीं है। यह क्या कर रहे हैं? जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो श्रमिक लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनको क्या कर रहा है? जागरूक करना है। इसी को कह सकते हैं हम एक तरह से पूर्ण जागरूकता। ठीक है, हम लोग पूर्ण जागरण पढ़े हैं बहुत बार, ये इस शब्द को हम लोग पढ़े हैं। इस शब्द का भी कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। जो लोग किसी शासन प्रशासन के खिलाफ जगे हुए नहीं हैं, उनको अपना शोषण हो रहा है लेकिन उनको दिख नहीं रहा है, किसी महान विचारक के द्वारा उन्हें जगाने का प्रयास किया जा रहा है, इसे पुनर्जागरण की संज्ञा दिया जा सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो मार्क्सवाद का प्रसार। अब मार्क्सवाद का हम लोग क्या देखेंगे? प्रसार मतलब इसका प्रभुत्व देखेंगे, कहाँ कहाँ तक यह बढ़ा मार्क्सवाद। तो फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, इंपॉर्टेंट है बाबू, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी क्या है? फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। रूस में रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स तथा ब्रिटेन में लेबर पार्टी नाम का क्या होगा? संगठन बना। देखिए, जो मार्क्सवाद की विचारधारा को मानते थे वो अपने अपने अलग अलग देशों में क्या बनाए? एक अलग भी डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए। ठीक है, जिसमें फ्रांस में क्या बना? तो सोशलिस्ट पार्टी बना। रूस में क्या बना? तो रूसी सोशलिस्ट पार्टी बना। और ब्रिटेन में क्या बना? तो लेबर पार्टी बना। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, यह वर्तमान में भी ये पार्टियां हैं जो काम कर रही है उस देश में। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, 1864 ईस्वी में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कामगार एसोसिएशन, इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, इस क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। तात्पर्य है अधिवेशन से बैठक हुआ। इससे ही प्रथम इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद इस एसोसिएशन का नेता थे। ठीक है, मार्क्सवाद जो थे, ये मार्क्सवाद हैं, यह क्या थे? इस एसोसिएशन का नेता थे। कौन एसोसिएशन? तो फर्स्ट इंटरनेशनल। विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बदलने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1889 कब है? 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें
20 देशों के 400 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। देखिए, अब आपसे पूछ दिया जाए कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल है इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, पूछ दिया जाए कि फर्स्ट इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या था, तो आप बताएंगे इसमें पहले बताएंगे कि इसमें जो नेता थे वो कार्ल मार्क्स थे, तथा इसमें क्या उद्देश्य था कि विभिन्न अलग अलग देशों के जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, जो समाजवादी दल हैं, उन सभी को क्या करना, एक जगह करना, एकजुट करना। ठीक है, इस उद्देश्य था। तथा यह 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में यह बैठक हुई, जिसमें लगभग 400 प्रतिनिधि, 400 सदस्यों ने क्या किया, हिस्सा किया। कोई दिक्कत? इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? यह फर्स्ट था। ठीक है, यह फर्स्ट था, यह सेकंड है, थोड़ा कंफ्यूज थे हम। यह सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। नोट में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक में यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। यह आपके लिए एक बेहतर क्या है, नॉलेज है। ठीक है, क्या किया गया, 1 मई को, इसीलिए आप अभी भी देखेंगे जब 1 मई होगा, ठीक है ना, 1 मई जब होगा तो इसे क्या कहा जाता है, लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, और यह पूरे विश्व में मनाया जाता है। याद रखिएगा बाबू, यह अभी भी पूरे विश्व में मनाया जाता है, अपने भारत में भी मनाया जाता है 1 मई को, लेबर दिवस। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आगे है आपका रूस की क्रांति। यह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा देख रहे होंगे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, आप हिस्ट्री में यह चीज़ देखते रहते होंगे। हम लोग चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े, इसमें भी हम लोग काफ़ी देखें, फ्रांस में क्रांति, रूस में क्रांति। हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसमें भी देखेंगे रूस की क्रांति। ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है लेनिन, इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। चलिए, क्या है, तो 20वीं सदी के इतिहास में रूस की क्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। 20वीं सदी की बात की जा रही है बाबू, तो 20वीं सदी में अगर कोई महत्वपूर्ण क्रांति आपसे पूछा जाए तो वह क्रांति था रूस की क्रांति। रूस में 2 क्रांति हुई, एक 1905 में और एक 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में रूस की जनता ने तारशाही से अत्याचार से तंग आकर क्या किया, ताजशाही, ताज का शासन था, ताजशाही, ताज का शासन आज भी इंग्लैंड में है, समझ रहे हैं ना, वहाँ पे क्या होते हैं, राजा का शासन होता है, ताज का मतलब। तो इस ताजशाही से वहाँ के लोग क्या थे, परेशान थे, किंतु वह क्रांति विफल हो गई और रूसी सम्राट जार का शासन पूर्णतः चलता रहा। रूस की जो एक प्रथम क्रांति थी 1905 ईस्वी में, यह क्या हो गया बाबू, तो यह विफल हो गया, और फिर से क्या हुआ, वहाँ का जो सम्राट था, वहाँ का जो राजा था, उसका शासन चलता रहा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आपका 1917। 2 क्रांति हुए थे रूस की, एक 1905, एक 1917। दूसरा जो है यह 1917 के आरंभ तक रूस की दशा दयनीय हो चुकी थी, मतलब बहुत ही स्थिति खराब हो चुका था। अतः पुनः क्रांति हुई, फिर से क्रांति हुई। देखिए, क्रांति कब होता है, बार बार आपको बोला है, जब किसी समाज में दयनीय स्थिति हो जाएगी, जब किसी समाज की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगा, उस समाज के लोगों के लिए क्या होगा, शोषण इतना ज़्यादा हो रहा है कि उनके लिए अब सहनीय नहीं है, वो अब नहीं सह पा रहे हैं, तब वो क्या करेंगे, क्रांति का रूप लेंगे, परिवर्तन चाहेंगे, अपने अधिकार को परिवर्तन करना चाहेंगे कि अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं सहूँगा। इसी को कहते हैं क्रांति। ठीक है, चलिए, बार बार हम आपको बता रहे हैं क्रांति क्या होता है, ये सब बात, तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम सब कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जो नहीं बता पाए या फिर शायद हो कि आप कुछ नहीं समझ पाए तो कमेंट करके हमको बताइएगा, फिर से हम आपको तुरंत समझाएंगे, तुरंत बता देंगे। ठीक है,
तो टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी हिचकिचाहट मत रखिएगा कि सर यहाँ पे कुछ नहीं बताए हैं, ये नहीं बताए हैं। थोड़ा सा हो जाता है पढ़ाने में, लोग थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, चल जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, कोई चीज़ हमसे छूट जाए तो फिर से हमको बोलिएगा, हम फिर से कर देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस बार 2 क्रांति हुई। पहली क्रांति फरवरी में हुई, जिसे फरवरी की क्रांति कही जाती है। यह इम्पोर्टेंट है बाबू, फरवरी की क्रांति पूछा गया था, मुझे याद है। तथा फरवरी की क्रांति हुई, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रामानोव राजवंश समाप्त हो गया। यह एक राजा क्या था, राजवंश का नाम था जो समाप्त हो गया। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद जब पढ़े थे तो उसमें भी देखे थे कि राजवंश था जो बुर्बो वंश का था। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग उसको भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसमें बुर्बो वंश का शासन था बाबू। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, राजतंत्र कहते हैं। इसे हटाकर लोग क्या कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की स्थापना करने का चाह रहे हैं। चलिए, 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने राजगद्दी को क्या किया, त्याग किया। कोई समस्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो रूस की क्रांति हुई तो पहला रूस की क्रांति असफल हो गया, दूसरा रूस की क्रांति 1917 में प्रारंभ हुआ। इसमें भी 2 क्रांति हुई, पहला क्रांति फरवरी में हुई, इसलिए इसे फरवरी की क्रांति कहते हैं। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो राजा था, जो शासक था, उसका हार हुआ और 15 मार्च 1917 ईस्वी को जार निकोलस, राजा उस समय वर्तमान में कौन था, तो जार निकोलस। हम हमेशा बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ते समय आप 3-4 चीज़ों का याद रखिएगा समझदारी से। पहला वर्ष, ठीक है, जो भी वर्ष हो वर्ष याद रखिएगा। दूसरा तिथि याद रखिएगा। तीसरा उस क्रांति का क्या कारण था यह याद रखिएगा। चौथा उस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और उस क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन उसको क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, कौन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो 1917 में ही रूस में दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति अक्टूबर में हुई, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। देखिए, एक आपके सामने फरवरी की क्रांति है, दूसरा आपके सामने अक्टूबर की क्रांति है। दोनों क्या हुआ, 1917 ईस्वी में ही हुआ। सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ने के कारण बोल्शेविक दल, जिसके नेता लेनिन थे, कौन थे बाबू, लेनिन, यही व्यक्ति यह लेनिन है। ठीक है, चलिए, कब हुआ, तो सरकार के विरुद्ध हुआ, वहाँ की जो सरकार थी उसके विरुद्ध हुआ, वहाँ की जनता ने उनका क्या किया, बगावत कर दिया तथा बोल्शेविक दल के जिसके नेता लेनिन थे तथा मेंशेविक के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष किसके बीच हुआ, तो बोल्शेविक दल के नेता लेनिन और उनके लोगों समर्थकों और किसके बीच हुआ, तो मेंशेविक, ये 2 दलों के बीच संघर्ष हुआ। इसे 1917 की बोल्शेविक क्रांति अथवा अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। कोई दिक्कत, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं तो आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर मान कर चलिए आप पूछ देगा कि 1917 ईस्वी में अक्टूबर की क्रांति का अन्य नाम बताइए, वहाँ पे दे देगा फरवरी, रूस की क्रांति, फरवरी की क्रांति, कुछ अदर नाम दे देगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पे घबराइएगा नहीं। इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, इसको अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। कोई समस्या आप सबको तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग अगर बात करें तो आगे है आपका राजनीतिक कारण। ठीक है, इस राजनीतिक कारण का अध्ययन हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। जैसा कि हम हमेशा आप सबको बोलते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा का क्लास देखने में विश्वास हम नहीं करते हैं और ना पढ़ाने में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम अपने बच्चों को जो पढ़ाएं कंटेंट वाइज पढ़ाएं और समझ में आना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है चैप्टर ख़त्म करने के लिए, बुक ख़त्म करने के लिए 1 से 2 दिन में हो सकता है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितना समझ पा रहे हैं, कि कितना अपने मस्तिष्क में उस शब्द को बैठा पा रहे हैं।
तो आज हम यहीं रहने देते हैं अपने क्लास को। हाँ, अभी तक आप सबने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर को शेयर कर दें, उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जिनको एक वास्तविक में नॉलेज नहीं मिल पा रहा है और उनको लक्ष्य की ओर पहुंचने में थोड़ा समय का लग सकता है या फिर कठिनाइयाँ हो रही है। उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से जोड़ सकते हैं, इस चैनल के बारे में उन्हें बता सकते हैं ताकि उन सभी बच्चों को क्या हो, लाभ मिल सके। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो कुछ भी आप लोग यूज़ करते हैं सभी जगह आप लोग शेयर करिए। कम से कम अपने सर के लिए, अपने भाई के लिए इतना तो कीजिए। देखिए आपका भाई कितना ज़्यादा आपके लिए मेहनत करता है, इतना मतलब इतना नोट्स आप सोचिए, एक दिन आप कहीं नहीं होगा तो बना कर देखिएगा एक नोट्स। आपको जब कॉपी में नोट्स बनाने के लिए तो बच्चा नहीं बना पाते, हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कॉपी में बनाते होंगे, फिर इतना ज़्यादा आपके लिए PDF कंटेंट लाते हैं, तो थोड़ा हमको भी बाबू रात रात को सो नहीं पाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लक्ष्य से ना भटक जाएं। आपका लक्ष्य जो है वह पाने में हम कुछ सहयोग कर सकें, यही मेरा क्या है, अपना एक उद्देश्य है। कम से कम इसके लिए आप भी हमें सपोर्ट करें, हमें सहयोग करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाएं ताकि हमें भी क्या हो, पढ़ाने में मन लगे, हमें भी लगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं और बच्चा इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा हमें सपोर्ट मिल सके ताकि हम आपके लिए और समय से समय बेहतर से बेहतर बदलाव कर सकें। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, कोई समस्या हो तो हमें बताइए, हम फिर से आपको क्या करेंगे, उस टॉपिक पे फिर से एक लेक्चर ले लेंगे। तब तक के लिए आप आराम से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, लेकिन पढ़ाई अपना जारी रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।